नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारेख स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो कंसेप्ट है वो नया, पहली बात तो नया लेसन है अपना आज जॉन लॉक का। और इसके अंदर जो नया कंसेप्ट है या ये कहें कि नई जो विचारधारा है इसकी, वो ये कि ये शासन को सीमित करता है। ये वो विचारक है जो होब्स के बाद में आया, लेकिन उसने ये बात कही कि अगर आपको शासक बनाना है तो कम से कम, चूंकि जनता ने बनाया है तो निश्चित रूप से जनता के अंडर कंट्रोल ही शासक होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। उसके पास इतनी ताकत न हो कि वो जनता को कुछ भी न समझे। यानी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसने किसको दे दी? पब्लिक को इंपॉर्टेंस ही दे दी, और राजा को कम इंपॉर्टेंट माना। यानी अंडर कंट्रोल किसके रखा? राजा को पब्लिक के अंडर कंट्रोल में। पब्लिक जो है वो उसको बनाएगी, और अगर पब्लिक की जो शर्तें पूरी नहीं कर पाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, तो जनता उसे हटा भी सकती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था की वो बात करता है। मतलब शासन को वो सीमित करता है, यानी सीमित शासन की बात करता है। और जब वो सीमित शासन की बात करता है तो वो जनता के लिए बहुत बड़ी स्वतंत्रता देता है, यानी वो जनता को उदारता के दृष्टिकोण में ले जाता है और उदारवाद का जनक बन जाता है। तो इस उदारवाद के जनक जॉन लॉक को आज हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, और बिल्कुल पूरी सीरियसनेस से पढ़ना, क्योंकि देखिए अभी आखिरी विचारक हैं, कुछ 2-3 और बचे हैं। उसके बाद पाश्चात्य विचारकों की कहानी कंप्लीट है। किंतु ये वो चीजें हैं जो आपको राजनीतिक सिद्धांत में भी काम आने वाली हैं, और ये वो चीजें हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस का तो पूरा कंसेप्ट जहां भी हम पढ़ेंगे वहां निश्चित रूप से इनकी बराबर भूमिका रहेगी। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको पाश्चात्य विचारक, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि ये चीजें कवर होती है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में फिर फैक्ट बचते हैं, फिर समझने का तो कुछ नहीं है, ठीक है। फिर रटरत विद्या होगी जो हम उसको एक ट्रिकली तरीके से और शानदार तरीके से उसको हम तैयार बाद में करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन लॉक के परिचय की। तो जॉन लॉक का जन्म 1632 में इंग्लैंड में हुआ। तब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। दो बातें ध्यान रखना जब हम बात करेंगे होब्स की, तो होब्स के समय बाह्य आक्रमण हो रहा था। अब ये आप जो है चैट में बताओगे कि होब्स के समय इंग्लैंड पर किस देश का आक्रमण था या किस देश से उस समय युद्ध हो रहा था, और इसीलिए होब्स ने कहा था कि मैं और भय जुड़वा भाई हैं। उस युद्ध के कारण, वो युद्ध कौन सा था वो जरूर बताओगे, ठीक। तो वो युद्ध था, वो बाहर से आक्रमण था, किसके समय? होब्स के समय। लेकिन जब जॉन लॉक चल था उस समय प्रमुख रूप से गृह युद्ध चरम पर था। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि होब्स के समय बाह्य आक्रमण प्रमुख था और लॉक के समय गृह युद्ध इंपॉर्टेंट था। तो गृह युद्ध उस समय चल रहा था 1632 में। दोनों ब्रिटेन के थे, ये बात तो समझ में आई चुकी होगी आपके। होब्स भी ब्रिटेन का था, लॉक भी ब्रिटेन का था। लेकिन ध्यान रखना जो इनसे जुड़ा हुआ रूसो है वो ब्रिटेन का नहीं था, वो स्विट्जरलैंड का था। ये कई बार क्या करते हैं बच्चे, लगातार तीनों को ब्रिटेन का बना देते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। कंसेप्चुअली क्लियरिटी रखते हुए आगे बढ़ना है। जॉन लॉक के समय 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिसमें बिना रक्तपात के सत्ता परिवर्तन हुआ। अब बड़ा जो लाभ हुआ ना उस समय का, ये कह सकते हैं कि जो उसने देखा, उस देखने में सबसे बड़ी घटना उसने जो देखी वो थी रक्त जो है गौरवपूर्ण क्रांति, या बोल सकते हैं रक्तहीन क्रांति। शायद इसमें लिखा नहीं, हाँ लिखा है रक्तपात, बिना रक्तपात के, ठीक है ना। बिना रक्तपात के मतलब रक्तहीन। मतलब जब उसने देखा कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो उसने देखा कि किसी का रक्त नहीं बहा, और राजा ने स्वतः अपनी सत्ता प्रधानमंत्री, मंत्री और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। तब उसने देखा कि व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, मनुष्य देव कितना बढ़िया होता है। और उसी समय से उसके विचार मनुष्य के बारे में, या ये कहें कि मानव स्वभाव के बारे में पॉजिटिव हो गए, और उसने कहा कि मनुष्य बहुत अच्छा है। जैसे होब्स ने कहा था ना सबसे बुरा है मनुष्य, वैसे ही होब्स ने फिर कहना शुरू कर दिया कि मनुष्य बहुत अच्छा है। वो देखो उसको सत्ता, इतनी बड़ी सत्ता नाम की चीज को उसने यूं ही दे दिया। मतलब बिल्कुल उसको सत्ता प्राप्त करने के लिए, राज प्राप्त करने के लिए उससे हिंसा करनी ही नहीं पड़ती। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ने कभी हिंसा की ही नहीं। बहुत अच्छा मनुष्य था, क्योंकि उसने जो देखा वो मनुष्य का स्वभाव उसको ऐसा ही दिखाई दिया। तो इसका मतलब उसके विचारों में जो मानव स्वभाव की जो कंसेप्ट था, किसके? लॉक के, वो कहां से पैदा हो रहा है? वो यहां से पैदा हो रहा है। क्योंकि उसने गौरवपूर्ण क्रांति में यही देखा, मनुष्य को ऐसा ही देखा, तो उसका स्वभाव भी उसको वैसा ही लगा, और उसने निश्चित रूप से मनुष्य को अच्छे स्वभाव में डेवलप कर लिया और उसके माइंड में डेवलप कर लिया। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था तो किसने देखी थी? ना होब्स ने देखी थी, ना लॉक ने देखी थी।
लेकिन जो उन्होंने मनुष्य को देखा उस मनुष्य के अनुसार ही उन्होंने प्राकृतिक मनुष्य को तय किया था। तो जब हॉब्स ने देखा था मनुष्य को तो एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो उसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था वाला मनुष्य भी ऐसा ही होगा। और जब लोक ने देखा मनुष्य को और उस रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति को उसने देखा, तो मनुष्य को बहुत अच्छा देख लिया, तो इसलिए मनुष्य के स्वभाव को उसने अच्छा बता दिया। तो कहने का मतलब घटनाओं का ही प्रभाव उनके विचारों पर पड़ा। अगली बात आती है गौरवपूर्ण क्रांति का लोक पर विशेष प्रभाव पड़ा, मैंने बता ही दिया आपको। इसलिए हींगवादी विचारों ने भी लोक को प्रभावित किया। ये भी आप ध्यान रखना, कुछ विचार उस समय चल रहे थे इसलिए हींगवादी विचार, जो ब्रिटेन में ही स्थान स्तर प्रसिद्ध थे। कई बार पूछ लेता है, वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में, क्योंकि एक बार आ चुका, एक बार नहीं 2-3 बार आ चुका है, ठीक है ना, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। इसलिए हींगवादी विचार, ठीक है, इन विचारों ने क्या किया, इफेक्ट किया किसको, जॉन लॉक को। प्रश्न ऐसे थे, प्रश्न कैसे बनता है इसमें बता दो आपको। जॉन लॉक निम्न में से किन किन चीजों से प्रभावित रहा, तो उनमें से ये भी आता है ऑप्शन में, और वो 4 ऑप्शन आएंगे, या ऐसे आ सकता है कि किन से नहीं हुआ, ठीक, और उसमें एक एक्स्ट्रा डाल देता है, लेकिन कुछ इसी प्रकार का प्रश्न बन करके आता है। तो आपको मालूम रखना पड़ेगा कि किन किन चीजों से वो प्रभावित हुआ था। एक तो 1688 क्रांति से प्रभावित हुआ, दूसरा इसलिए हींगवादी विचारों से प्रभावित हुआ, और किससे प्रभावित हुआ वो भी हम देख लेते हैं। वो आती है कि रिचर्ड हुकर की रचना थी एक्लेश, इसको अच्छे से याद रखना भाई, एक्लिसियस्ट पॉलिटी। ये शब्द थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है लेकिन महत्वपूर्ण है। उसकी रचना है किसकी, रिचर्ड हुकर की। क्या नाम है, एक्लिसियस्ट पॉलिटी, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा इस पे मेरा रिसर्च मेरा कम रहा, तो मैं आशा करूंगा कि आप थोड़ा सा करना। यहाँ एक्लिसियस्ट पॉलिटी में विचार तो क्या था मैंने कि मैं इसको ढूंढूंगा इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, कि रिचर्ड हुकर ने ऐसा कह क्या दिया। हालांकि जो रिचर्ड हुकर ने कहा वो तो हम समझेंगे, वो तो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इस किताब का मतलब क्या हुआ तो देखना, या फिर मैं तो देखूंगा गूगल के ऊपर, कल बताऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन आप भी प्रयास कीजिएगा, ठीक। एक्लिसियस्ट पॉलिटी में से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, यानी हुकर की रचना थी। इस किताब का नाम, ये किताब हुकर की थी। अर्थ क्या है ये हम बात चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन ये किताब इस किसने लिखी थी, हुकर ने। और आपको भी एग्जाम में इतना ही पूछेगा, अर्थ नहीं पूछेगा, बस एक एज ए नॉलेज के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है। एक्लिसियस्ट पॉलिटी, इस पॉलिटी से वो बहुत अधिक प्रभावित था। कौन, जॉन लॉक। किसकी किताब थी, हुकर की किताब थी। कौन प्रभावित हुआ, जॉन लॉक। जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना, अब आओ जॉन लॉक की रचना पर, कौन सी पर, मतलब जब हम बात करें कि किस किस चीज से प्रभावित था, तो 3 से तो प्रभावित हुआ ना, 1688 क्रांति से, इसलिए हींगवादी विचारों से, और तीसरा हुकर की किताब से जिसका नाम है एक्लिसियस्ट पॉलिटी। इन 3 से तो मुख्य रूप से प्रभावित रहा। और जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट है। इसमें इसका पहला जो भाग है ना, उसमें जॉन लॉक ने रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्का और द नेचुरल पावर ऑफ किंग का खंडन किया। 2 किताबों का उसने खंडन किया। प्रभावित तो 3 चीजों से हुआ, क्लियर हो चुकी बात। अब वो किस चीज का खंडन कर रहा है, कौन, जॉन लॉक। तो उसमें ही ध्यान रखना आपको कि उसने जब एक किताब लिखी, जो सबसे महत्वपूर्ण किताब थी किसकी, जॉन लॉक की। किताबें हम कल पढ़ेंगे, आज हम उसकी महत्वपूर्ण वो आधारभूत बातें पढ़ रहे हैं जिनसे हमें लोग समझ में आ जाए। मतलब इसको पढ़ लेना, उसके बाद में हम लोग को पढ़ने शुरू करें आगे, तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। इसके लिए महत्वपूर्ण चीजें जो उसके आधारभूत हैं वो मैं लेके आया हूं, इसलिए मैं किताब आज लेके नहीं आया, आज किताबों को लिखा ही नहीं मैंने, लेकिन एक किताब बहुत महत्वपूर्ण है उसकी, टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट, यानी नागरिक सरकार बनाने में 2 समझौते, 2 निबंध, ठीक है ना, उसके संबंध में उसने बात कही और एक किताब लिखी। और क्या लिखी उसमें, उसका जो पहला भाग था ना, उस किताब का पहला भाग किसका, टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट का, वो क्या था, वो जॉन लॉक ने रॉबर्ट फुल्मर की पुस्तक पैट्रियार्का और द नेचुरल पावर ऑफ किंग का खंडन किया। यानी इस किताब के पहले भाग में, किस किताब का पहला भाग, टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट का जो पहला भाग उसने लिखा, उसमें कुछ खंडन किए। उस खंडन में एक महत्वपूर्ण खंडन था रॉबर्ट फिल्मर का। और रॉबर्ट फिल्मर का कौन सा खंडन, कि जो पैट्रियार्का में लिखा था उसने, किसने, फिल्मर ने, फिल्मर की किताब थी पैट्रियार्का, तो जो चीज उस फिल्मर ने पैट्रियार्का में लिखा, जो चीज फिल्मर ने द नेचुरल पावर ऑफ किंग में लिखी, उन बातों का उसने खंडन किया। तो वो बेसिक बात समझो, रॉबर्ट फिल्मर क्या है, वो प्राकृतिक विचारों को मानता है। वो कहता है कि राजा है ना, वो सब कुछ प्रकृति से प्राप्त करता है, और एक तरह से प्रकृति ने राजा बनाया है,
तो उन बातों का खंडन करेगा, और निश्चित रूप से करेगा क्योंकि ये समझौतावादी है। ये तो यही कह रहा है ना होब्स लोग रूसो तीनों ही कहते हैं क्या कि मनुष्यों ने मिलकर के समझौता किया और समझौता करके राजा बनाया। तीनों कॉन्ट्रैक्टवादी विचारक थे, तीनों ने समझौते के माध्यम से राज्य की कल्पना की, तीनों ने कहा कि जनता ने समझौता करके राजा बनाया। तो ऐसी स्थिति में वो ये बात तो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते ना कि राज्य प्रकृति ने बनाया, संभव ही नहीं है, वो स्वीकार कर ही नहीं सकते इस बात को। तो इसलिए उन्होंने यानी जॉन लॉक ने उस विचारक के ऊपर आक्षेप लगाए, उस विचारक पर अटैक किया जो विचारक ये कह रहा था कि प्रकृति ने राजा बनाया। और वो विचारक कौन सा था? रॉबर्ट फिल्मर। और रॉबर्ट फिल्मर की वो किताबें कौन सी थी जिनमें उसने ये बात कही कि प्रकृति ने राजा बनाया है? तो वो एक तो पैट्रियार्का और एक द नेचुरल पावर ऑफ किंग। ठीक, इन दोनों किताबों पर उसने अटैक किया और अपने विचार स्थापित करने का प्रयास किया, मतलब उस फिल्मर के विचारों का खंडन करके और अपने विचार स्थापित करने का प्रयास किया। उसमें यानी इन दोनों किताबों में रॉबर्ट फिल्मर ने क्या कहा था? प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन किया था। प्राकृतिक जो शक्तियां मतलब प्रकृति की जो शक्तियां हैं उनका उसने वर्णन किया था। जॉन लॉक के अनुसार राजा को अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारी को देने की शक्ति नहीं है। जॉन लॉक कहता है कि प्रकृति राजा बना ही नहीं सकती। ठीक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो राजा बना है वो व्यक्ति पैदा होते ही तो राजा बना नहीं, और जो चीज पैदा होते ही नहीं मिला करती है ना, भाई जैसे मान लो हम पैदा हुए उस समय हाथ पैर आंख नाक हमें किसने दिए? प्रकृति ने। तो जो राजा बना, जो भी राजा है, क्या वो पैदा होते राजा बना था? नहीं बना, मतलब प्रकृति ने उसे राजा पैदा नहीं किया। यही तो बात हुई। तो जब प्रकृति ने राजा पैदा नहीं किया तो हम कैसे मान लें? लोग कह रहा है कि राजा प्राकृतिक है, और जब राजा प्राकृतिक नहीं है, राजा को प्रकृति ने पैदा नहीं किया, तो फिर राजा के पास ये पावर कहां से आ गया कि वो अपना उत्तराधिकारी बना करके फिर जाए फिर मरे? यानी अपनी तरफ से कह दे कि भाई मैं अपनी जगह आज मैं अपने उत्तराधिकारी को राजा बनाता हूं या अपने बेटे को राजा बनाता हूं। ये कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है, क्योंकि उसको जो राजा बनने का अधिकार मिला वो पब्लिक ने दिया अकॉर्डिंग टू लॉक। वो नहीं मानता कि प्रकृति ने दिया, वो तो ये कहता है प्रकृति देती तो प्रकृति तो पैदा होते राजा बनाती, लेकिन ऐसा तो उसने किया ही नहीं। तो इसका मतलब प्रकृति ने राजा किसी को बनाया नहीं, और जब प्रकृति ने राजा नहीं बनाया तो कोई व्यक्ति को, किसी राजा को यह अधिकार कहां से आया कि वो अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दे या वो किसी को राजा बनाए? ये अधिकार उस राजा को हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से वो कहता है, कौन? जॉन लॉक कहता है कि राजा को अपनी संपत्ति मतलब राजा होने के कारण जो उसके पास संपत्ति है, राजभवन हो सकता है, जो भी राजा होने के कारण उसे संपत्ति मिली है, वो संपत्ति अपने उत्तराधिकारी को देने की शक्ति नहीं है। सीधी सी बात बता दूं क्या है समझने के दृष्टिकोण से, तो वो इतनी ही समझो कि जैसे अगर राहुल गांधी ये कहे कि मेरे परिवार में या मेरे परिवार के सारे सदस्य अब तक प्रधानमंत्री जो बनते आए हैं इसलिए मुझे प्रधानमंत्री बना दो, तो इस बात का जो लोग खंडन करेगा। वो ये कहता है कि अपने में आप में अगर क्वालिटी है तो बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस आधार पे आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता कि आपके परिवार वाले कभी किसी समय प्रधानमंत्री रहे हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब राजा बनेगा तो वो ये अधिकार बिल्कुल नहीं रखता कि वो अपने परिवार की संपत्ति जो कि राजा होने के कारण उसे मिली, या फिर उसका वो राजा का अधिकार जो कि उसे जो है मिला था वो अपने आने वाली संतानों को उत्तराधिकार के रूप में देके जाए। ये अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि राजा को प्रकृति ने नहीं बनाया। स्पष्ट बात यही है, समझ में आ गई होगी बात। तो कुल मिलाकर के रॉबर्ट फिल्मर का विरोध करते उसने स्पष्ट कह दिया कि प्रकृति ने राजा बनाया नहीं, इसलिए राजा को यह अधिकार नहीं कि वो उत्तराधिकारी बना दे या अपनी संपत्ति किसी आने वाली संतान को दे दे, क्योंकि वो तो राजा है और राजा होने के कारण संपत्ति कमाई यानी पब्लिक की संपत्ति है, इसलिए उसका न संपत्ति पर अधिकार है न उस राजपद पे उसका अधिकार है। तो संपत्ति अपने उत्तराधिकारी को देने की शक्ति नहीं है। जो लोग ने प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया जो कि फिल्मर ने दिया था। प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत वही तो हो गया कि प्रकृति के अधीन सब कुछ है, राजा को प्रकृति ने बनाया है, यही हुआ प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत। उसका भी किसने विरोध किया? जॉन लॉक ने। और प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट फिल्मर ने दिया था। तो फिल्मर का विरोधी है क्योंकि फिल्मर मुख्यतः प्राकृतिकवादी है, वो राजा को प्रकृति का मानता है, इसलिए उसने ज्यादातर अटैक उस समय जो फिल्मर के विचार प्रसिद्ध थे ना उन पे किया और उनको खत्म करके और इस बात को खत्म किया कि प्रकृति ने राजा बनाया है, और उसके बाद अपने विचार कि समझौते से राजा बना है उसे इसने स्थापित किया।
अब बात आती है पुस्तक का दूसरा भाग। पहले भाग में तो क्लियर बात हो गई, वह टू ट्रीटाइजेस के पहले हिस्से में उसने क्या किया, उसने रॉबर्ट फिल्मर के जो प्रकृति के द्वारा राजा बनाने के विचार थे उन विचारों को उसने खंडन किया, और राजा के उत्तराधिकार की बात थी उनको खंडन किया, उन सब चीजों का उसने खंडन किया। अब दूसरे भाग में क्या किया, दूसरे भाग में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब जो मैंने बताया कि जो समझौते वाला विचार, ठीक, या जो सीमित शासन का विचार, वो सब चीजें उसने दूसरे भाग में बताई। पहले आलोचना करेगा ना किसी के, खंडन करके पहले चलती हुई बात को समाप्त करेगा, तभी तो अपनी बात स्थापित कर पाएगा। तो पहले भाग में उसने रॉबर्ट फिल्मर का विरोध किया जो कि उस समय प्रसिद्ध था, उसके पूरे विचारों को खंडन करके अपने विचार उसने स्थापित कर दिए, और ये कहा कि राजा समझौते से आया, प्रकृति ने राजा पैदा नहीं किया। लाइन टू लाइन आपको याद रखनी है। सबसे पहले जॉन लॉक अनुभववाद का जन्मदाता है। जॉन लॉक क्या है, अनुभववाद का, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको ये समझना है कि जॉन लॉक की पद्धति क्या है, तो मैं एक लाइन में कहूंगा, जो भी पढ़ेंगे भी अध्ययन पद्धति, तो वो ये है कि अनुभववादी अध्ययन पद्धति। जॉन लॉक एक अनुभववादी विचारक था। वो जब तक अपनी इंद्रियों से किसी चीज का अनुभव नहीं कर लेता ना, तब तक उस चीज को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो जॉन लॉक क्या है, अनुभववादी विचारक। अनुभववाद, सॉरी इसको सही कर लेना, अनुभववाद है, अनुवाद नहीं है, अनुभववाद। ठीक, इसको सही कर लेना, लिख लेना, या फिर इसमें टाइपिंग गलत हो गई तो हो ही गई है, उसे सुधार आप ही करोगे। अनुभववाद से तात्पर्य है कि ज्ञान जो 5 इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। अनुभववाद का मतलब क्या है, ज्ञान, अनुभव यानी ज्ञान, यही बात है। आपने किसी चीज का, जैसे किसी सुई के ऊपर आपने अंगुली रखी और रखते ही मालूम पड़ गया कि कुछ चुभा, ये क्या है, ज्ञान हुआ। तो अनुभव से तो ज्ञान हुआ। वो कहता है कि अनुभव का मतलब है नॉलेज, अनुभव यानी ज्ञान। अब वो जो ज्ञान है वो 5 इंद्रियों से प्राप्त होता है। 5 इंद्रियां, कोई भी इंद्री से हमें वो अनुभव हो सकता है, और अनुभव मिलते ही हमें क्या प्राप्त होगा, ज्ञान। मतलब ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है ये। पहले आप किसी भी इंद्री के माध्यम से क्या करोगे, अनुभव करोगे, और जैसे ही अनुभव करोगे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त का तरीका है क्या, अनुभववाद। ठीक, सीधी सी बात है। अगली बात, जॉन लॉक उदारवाद के पिता थे। हालांकि अनुभववाद के ऊपर चर्चा और भी करेंगे अपन। जॉन लॉक उदारवाद के पिता हैं, ये बात तो समझ में आ गई कि अनुभववाद के जन्मदाता है। ठीक है, दूसरा उदारवाद के भी पिता हैं, और ये बात भी मैंने स्पष्ट कर दी थी पहले ही, क्या कि जॉन लॉक जो है वो ये कहता है कि जो राजा बनेगा वो राजा निरंकुश नहीं हो सकता, होल सोल पावरफुल नहीं हो सकता। जो भी राजा बनेगा वो राजा जनता के अंडर कंट्रोल रहेगा, यानी जनता द्वारा सीमित होगा, निरंकुश नहीं। ठीक, जनता जब समझौता करेगी तो उस राजा से भी समझौता करेगी और इसे कहेगी कि भैया तेरे को हमारी बात माननी पड़ेगी, अगर तेरे से नहीं होता है तो तेरे को हम कभी भी हटा सकते हैं। होप्स वाली तरह नहीं है उसके अंदर। होप्स ने क्या किया था, होप्स ने जब होप्स के अकॉर्डिंग जब राजा बना तो कैसे बना, जनता ने समझौता किया, समझौता करके राजा बनाया, लेकिन राजा उस समझौते में शामिल नहीं था, इसलिए राजा निरंकुश हो गया। और लोक वाली कंडीशन जो थी ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल, लेकिन एक बार समझना जरूरी है, लोक वाली कंडीशन में पब्लिक ने समझौता करके जो राजा बनाया ना, तो राजा बनाते समय उस राजा से भी समझौता किया, पब्लिक नहीं, और ये कहा कि भैया आप सुन लो, हमारी 3 चीजें हैं, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, 3 चीजें हमारी हैं, और अगर तुम इन 3 चीजों को बचा दोगे ना, तब तो तुम हमारे राजा रहोगे, और जिस दिन तुम ये 3 चीज हमारी नहीं बचा पाओगे उस दिन हम तेरे को उठा देंगे। ये पहली शुरुआत में समझौते में उसने बात कह दी थी। इसका मतलब तो कंट्रोल्ड है, पूरा राजा क्या हुआ, कंट्रोल किसके, पब्लिक के। तो सीमित है राजा, कैसा है, सीमित राजा है। और जब राजा सीमित है, यानी राजा निरंकुश नहीं है, तो पावरफुल कौन हो गई, पब्लिक पावरफुल हुई। और जब पब्लिक पावरफुल होती है तो इसका मतलब पब्लिक को स्वतंत्रता है, और जब पब्लिक को स्वतंत्रता है तो निश्चित रूप से वो उदारवाद हुआ। उदारवाद यानी स्वतंत्रता, ये तो समझ में आया हुआ होगा, बस तुमने पढ़ा भी होगा तो, और नहीं पढ़ा तो आज क्लियर कर लीजिए। यानी सीधा सीधा है, स्वतंत्रता यानी उदारवाद। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो जॉन लॉक के अधिकारों के सिद्धांत। अच्छा, अगली बात, तीसरी जो बड़ी चीज, पहली बात अनुभववाद का जन्मदाता, दूसरा उदारवाद का पिता, तीसरी बात जॉन लॉक अधिकारों के सिद्धांत के भी क्या है, जन्मदाता। इन 3 चीजों के जन्मदाता है वो। कौन से, अनुभववाद, उदारवाद और अधिकारों के सिद्धांत के। अधिकारों के सिद्धांत में प्रमुख रूप से प्राकृतिक अधिकार, जिसको अभी मैंने बताया, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात किसने कही थी, जॉन लॉक ने। और ये पहली बार इसी व्यक्ति ने कही थी और किसी ने की नहीं, इसलिए क्या हो गया, जन्मदाता।
जॉन लोक को सामान्य बुद्धि का दार्शनिक माना जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात, सामान्य बुद्धि का दार्शनिक कौन? जॉन लोक। जॉन लोक जो है वो सामान्य बुद्धि, अनुभव क्या है, विशेष बुद्धि नहीं चाहिए उसमें, अनुभव कंसेप्ट ही ऐसा है। अनुभव के लिए क्या? अनुभव के लिए जैसे आपने गर्म चीज के ऊपर रखा, मालूम पड़ गया गर्म है, अनुभव है, तो उसके लिए विशेष बुद्धि की आवश्यकता है क्या? कोई रिसर्च करने की जरूरत है क्या? नहीं, सामान्य बुद्धि चाहिए उसके लिए। तो वो सामान्य बुद्धि का दार्शनिक है कौन? जॉन लोक। अगली बात, वेपर का कहना है कि जॉन लोक एक महान परंपरा का पहला प्रवक्ता। वो कौन सी महान परंपरा थी जिसका वो पहला प्रवक्ता हो गया? तो वो थी उदारवाद, क्योंकि इसने पैदा किया था उदारवाद। इससे पहले उदारवाद था ही नहीं। स्वतंत्रता, पब्लिक को इतनी बात, जो पब्लिक को इतनी स्वतंत्रता देने की बात हुई। हालांकि होब्स व्यक्तिवादी था लेकिन उदारवादी नहीं था। व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दे ऐसी बात उसने नहीं की थी। हालांकि उसने, होब्स ने जो राजा बनाया था वो व्यक्ति के लिए बनाया था, इसलिए ये कहा जाएगा कि होब्स व्यक्ति को इंपोर्टेंसी दे तो रहा था लेकिन स्वतंत्रता नहीं दे रहा था व्यक्ति को। लेकिन जॉन लोक व्यक्तिवादी तो है, व्यक्ति को इंपोर्टेंसी तो दे ही रहा है लेकिन उसको स्वतंत्रता भी दे रहा है, तो इसलिए वो उदारवादी भी है। तो यहां बात क्या हुई कि किस चीज का पहला प्रवक्ता है? उदारवाद का। और एक महान परंपरा का अंतिम प्रवक्ता है, और वो महान परंपरा कौन सी है? मध्यकाल। ये इसका अंतिम हो गया। इसके बाद में कोई भी मध्यकाल का प्रेजेंटेशन, या कह सकते हैं कि उसका प्रतिनिधित्व या मध्यकाल की बातों को सही मानने वाला फिर बाद में कोई विचारक, लोक के बाद तो कोई नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात किसने कही? वेपर ने कही थी। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। साधारण सी बातें होती है, ये वेपर ने कही थी। अब इतनी छोटी मोटी बातें आप ध्यान में रख सकते हैं, और वैसे ये पूछेगा भी नहीं, वेपर ही हो ऐसा नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछ ले तो कोर्ट में थोड़ी ले जाए अपन, पूछ ले तो पूछ भी ले, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, इनको कैसे पूछ सकता है, लेकिन ये पूछे जरूरी तो नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो हम कुछ कर नहीं सकते। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वो है अनुभववाद। आज के जो लेक्चर है उसमें आखिरी बात है अनुभववाद। अनुभववाद के बारे में मैंने वैसे शुरू में ही बता दिया आपको। क्या जॉन लोक क्या चाहता है? वो ये चाहता है, वो स्पष्ट कर देना चाहता है कि ज्ञान प्राप्ति का एक ही माध्यम है, वो है अनुभव। अनुभव करेंगे किसी भी चीज का, इंद्रियों से हम किसी भी चीज का अनुभव करेंगे और हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव, और अनुभव से ज्ञान प्राप्ति, और कुछ नहीं। ठीक, तो उसी को समझेंगे। जॉन लोक ने किताब लिखी, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थी वो भी उसकी, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, यानी मनुष्य को समझने की, मनुष्य को ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मनुष्य को समझने की एक महत्वपूर्ण जो है वो किताब उसने लिखी। ठीक है, एक निबंध मान लीजिए। और कंसर्न, देखिए ऐसे यानी निबंध, कंसर्निंग यानी संबंधित, किससे? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मनुष्य की समझ से संबंधित एक निबंध उसने लिखा। और उसमें उसने क्या लिखा? उसमें कहा कि अनुभववाद महत्वपूर्ण चीज है, यानी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है वो अनुभव से प्राप्त होता है। ठीक, अब उसको जानने के लिए कि अनुभववाद है क्या, पहले तो ये जानना पड़ेगा। अनुभववादियों के अनुसार व्यक्ति का समूचा ज्ञान अनुभव पर आधारित है, जो 5 इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। इस विश्व का ज्ञान और उसका औचित्य केवल अनुभव द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। वो ये कहता है कि आप किसी भी चीज के बारे में अगर कह सकते हैं तो अनुभव के बाद में ही कह सकते हैं। अगर अनुभव नहीं तब तक उस बात का एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हो तो वो नकली है। ये बात कौन कर रहा है? लॉक। वो कहता है साफ साफ कि अगर आपको ज्ञान मिला है ना तो वो अनुभव से मिला है, अन्यथा नहीं मिला। अगर आपने मेरी क्लास ली, जैसे मानो मैंने आपको पढ़ाया, 1 क्लास ली, 2 क्लास ली, उसके बाद में आपको अनुभव हुआ। मैंने शुरुआती 2 क्लासें आपको ज़्यादातर को व्हाट्सएप पे दी थी। ठीक, उनसे क्या किया आपने? अनुभव। अब लगा कि हाँ, तो उस समय आपको लगा कि सर बेस्ट पढ़ा देंगे, तो आपने ज्वाइन किया। अगर आपको वहाँ अनुभव अच्छा नहीं होता तो निश्चित रूप से, हालांकि उससे हमने कुछ डेवलप भी किया है, हम पीछे तो उससे गए नहीं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको अच्छा लगा तो आपने ज्वाइन किया। अगर आपको अच्छा नहीं लगता ज्वाइन करते क्या? नहीं करते। तो अनुभव महत्वपूर्ण चीज है, अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात कौन कहता है? जॉन लॉक। ठीक, तो यहां पर बात जो आती है महत्वपूर्ण रूप से, वो ये कहता है कि अनुभववादी जो बात कर रहे हैं, वहां दूसरी महत्वपूर्ण बात वो क्या? पहली बात तो समझ में आ गई कि जो भी विश्व में ज्ञान है वो अनुभव से है। अनुभव किससे प्राप्त होगा? इंद्रियों से अनुभव, और अनुभव से ज्ञान। ये बात तो क्लियरली समझ में आ चुकी होगी आपको, और नहीं है तो वापस समझ लो। सबसे पहले इंद्रियां होंगी, इंद्रियों से अनुभव होगा, और अनुभव से ज्ञान प्राप्ति होगी। क्लियर बात समझना। अनुभववाद के अनुसार व्यक्ति का मस्तिष्क जन्म से खाली स्लेट के समान है। अनुभववादी तो यही मानते हैं
कि मस्तिष्क में शुरू में जब पैदा होता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन बार बार जैसे ही इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है और ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है, और धीरे धीरे हमारे पास क्या हो जाता है, ज्ञान इकट्ठा हो जाता है। अगर इंद्रियां नहीं होती तो हम अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव नहीं होता तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल खाली ही रह जाता। ये बात कौन कहते हैं, अनुभववादी। अनुभववाद के अनुसार कोई भी ज्ञान प्राग अनुभविक नहीं होता। वो कहता है, अनुभववादी ये कहते हैं कि ऐसा दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है जो अनुभव के बिना प्राप्त हो जाए, या अनुभव से पहले था, अनुभव हुआ तो ही ज्ञान आया। अगर किसी चीज का कोई ये कहे कि मुझे तो पैदा होते ही मुझे तो ब्रह्म ज्ञान है, या मुझे तो ये ज्ञान है, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी नहीं है, आप ये कह दे कि मुझे तो सारी आती है, ये क्या है, ये प्रागअनुभविक हो गया कि आपने उसका अनुभव नहीं किया, उससे पहले आप कह रहे हो ज्ञानी है। ठीक, तो ये प्रागअनुभविक ज्ञान नहीं हुआ करता, अनुभव के बाद ही ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव से पहले ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो अनुभववादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, कैसा भी ज्ञान हो, वो प्राग अनुभविक नहीं है, मतलब अनुभव से पहले का नहीं होता। अनुभववाद बुद्धिवाद का विरोधी विचार है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां काम की बात है, अनुभववाद और बुद्धिवाद में क्या अंतर है। देखिए, अनुभववादी कहते हैं कि पहले अनुभव होगा, इंद्रियों से अनुभव और फिर ज्ञान प्राप्ति। लेकिन बुद्धिवादी क्या कहते हैं, गलत बात। वो ऐसे कहते हैं कि पहले ज्ञान प्राप्त होगा डायरेक्टली, और फिर जो ज्ञान मिला ना, उस ज्ञान का उपयोग करके आप किसी चीज का अनुभव ले सकते हैं, अन्यथा आपको अनुभव नहीं होगा। आपको ज्ञान ही नहीं तो आप अनुभव कैसे करेंगे। आपको अगर, जैसे उनका क्या कहना है बुद्धिवादियों का, कि आपको पहले से ये मालूम होना चाहिए कि मिर्च खाने से जो है मुंह जलेगा, ये ज्ञान आपको होना चाहिए, फिर आप मिर्ची खाएंगे तो आपका मुंह जलेगा, तो आप पहले ही कह देंगे कि नहीं भैया ये मुझे मालूम है, मुझे ज्ञान है, इसलिए मिर्ची नहीं खाऊंगा। इस प्रकार की बात कौन करते हैं, बुद्धिवादी। दोनों ही थोड़ी जटिल बातें हैं, लेकिन दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं। लेकिन क्लियरली जो बात जोन लोग की है वो ये है कि वो अनुभव की ही बात करता है। वो कहता है इंद्रियों से पहले मिर्ची खाओ, ठीक, इंद्रियों से खाई, फिर ज्ञान प्राप्त हो। आगे मिर्ची खाने से क्या होता है, करंट आता है। और बुद्धिवादी क्या कहते हैं कि भाई हम तो पहले से मालूम है कि मिर्ची खाएंगे तो क्या होगा, करंट। जैसे तो पैदा होते ही सबसे पहले उनके अंदर बुद्धि आई थी और भगवान ने फिट करके भेजा था क्या, कि ये मिर्ची है, इसको खाते क्या होगा, करंट आएगा। अगर ऐसा होता तो हम बच्चों को बार बार क्यों रोकते कि आप ये मत करो वो मत करो। ठीक है, तो बुद्धिवाद एक सही अवधारणा तो नहीं है। जॉन लॉक का हम यहां समर्थन कर सकते हैं कि अनुभव के बिना बुद्धि संभव नहीं है। डायरेक्ट कोई ये कह दे कि मेरे में तो बुद्धि पहले से ही है तो ये संभव है ही नहीं, लेकिन बुद्धिवादी ऐसा ही कहते हैं। तो इन बुद्धिवादियों का विरोध कौन करता है, अनुभववाद, यानी जॉन लॉक जैसे विचारक। अनुभववाद को तो पिता था ये कौन, जॉन लॉक। तो जॉन अनुभववाद आ गया मतलब जॉन लॉक आ गया। ठीक है, तो बुद्धिवाद का विरोध करते हैं कौन, अनुभववादी, क्योंकि बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान मूलतः अनुभव पूर्व, अनुभव से पहले ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, बुद्धिवादियों के अनुसार मूलतः अनुभव पूर्व या प्राग अनुभविक होता है, अनुभव से पहले ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये बात कौन कहते हैं, बुद्धिवादी। और इनका विरोध कौन करता है, अनुभववादी। और अनुभववादी कौन है, जॉन लॉक। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको अनुभववाद भी क्लियर हो चुका होगा। इसमें दो चीजें क्लियर हैं। पहली बात, अनुभववाद होता क्या है, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव प्राप्त होता है और उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये बुद्धिवाद के खिलाफ है। और ये सारा कंसेप्ट जो है वो ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में बताया गया है, जो कि जॉन लॉक की किताब थी। ये लेसन जो था आज जो मैंने पढ़ाया, आज की क्लास जो थी, उसका मकसद जो मेरा था वो ये था कि आप इसके बारे में आधारभूत चीजें जान सके। क्योंकि अब यहां से नींव भर दी मैंने, अब यहां से अपन मकान बनाएंगे, महल बनाएंगे, बड़ा शानदार बनाएंगे। यानी जॉन लॉक को अच्छी तरह से आपको तैयार करा दिया जाएगा। इसको एक बार दो बार देखना कम से कम, तभी बैठेगा ये जरूरी है। क्योंकि अगर पहली बार में समझ आ जाए तो इसका मतलब मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और अगर ऐसा वैसे बहुत अच्छा कि मैं कोई गारंटी नहीं देता, वो तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि अगर नहीं है ना पहली बार समझ में, तो एक बार फिर से रिकॉल करके, ये आधारभूत बात है, इसे फिर से एक बार देखना, अच्छे समझ में आ जाएगा। दोबारा में तो पक्का मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको अच्छे समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।